आप देख रहे हो ना, स्पिट लेवल देख रहे हैं लेवल चाहते कहते नीचे हैं। में। इससे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेवल आप चेक कर सकते हो। जब आप टाइल लगाते हो फ्लोर की, इसको यूज करते हो हाँ आप, भेज दो क्या तो रहे हैं ना जो बॉल इसमें आप साउंड चेक कर सकते हो, ठीक है, साउंड चेक कर सकते हो इससे। और एक चीज इसमें होती है, स्लोप चेक कर सकते हो। जो आप स्लोप के अंदर टाइल लगा रहे हो तो वो स्लोप मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है, इससे आप चेक कर सकते हो। लेवल का इस्तेमाल फर्शों पर टाइलों को बराबर बिछाने के लिए किया जाता है। ये लेवल उन्नत क्वालिटी के एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं और इन्हें खास ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हर लेवल एकदम फ्लैट रहे। हल्के होने के बावजूद ये मजबूत होते हैं ताकि काम के दौरान ये मुड़े तुड़े रहें। ये उपकरण 1 मिलीमीटर तक की बारीकी से बनते हैं। ये रबड़ हैमर है। रबड़ हैमर का इस्तेमाल टाइल की सतह से मजबूत पकड़ के लिए किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जाए। जब आप वॉल टाइल लगाते हो या फ्लोर टाइल लगाते हो, जब उसको चेक किया जाता है बाद में, तो कैसे चेक करते हैं, उसका जब बजा के देखते हैं कि इसके अंदर खाली आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कई जगह पे देखा है आपने, टाइल में किसी टाइल में आवाज नहीं आती, किसी में आवाज आती है। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या होता है जिससे कि आवाज आती है, आप बताओ। थोड़ा मसाला जो पानी पड़ता है ना वो हल्का सा नीचे बैठ जाता है, जो घोल है, जो पानी है, जो ऊपर डालते हैं उसको फिक्स करने के लिए, अगर वो कम मात्रा में है तो इसमें से आवाज आएगी। आवाज कब आएगी? जब उसके अंदर से खाली एयर है, हवा है। जब हवा होगी अंदर तो आवाज आएगी। अगर वो पूरा फिक्स है, पूरा मटेरियल उसके अंदर है और इससे अच्छे से आपने प्रेस किया है तो कोई आवाज नहीं आएगी। आवाज आने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसके अंदर एयर गैप है, हवा इसके अंदर है, इस वजह से आवाज आती है। 2x2 तक की जो आप टाइल लगाओगे उसमें आप ये 250 ग्राम वजन वाला यूज करते हो। जैसे ये 800x800 वाली टाइल है तो इसमें आपको 500 ग्राम वजन का यूज करना है। हैमर आप साइड पे आपके यूज हो रहा है तो कम से कम आपको 500 ग्राम वाला यूज करना है, क्योंकि टाइल का साइज आपका बड़ा है, ठीक है ना। गोल टाइल लगा रहे हो, छोटा साइज है तो आप यही लगा सकते हो। बड़े साइज की टाइल है तो आपको 500 ग्राम वजन का यूज करना है। टाइल के नीचे सीमेंट, मसाला या एडेसिव हर तरफ बराबर मात्रा में फैले। रबड़ हैमर के प्रयोग से टाइलें, मतलब ये टाइल है, ठीक है ना। जब आपने पहले नीचे लेवल कर लिया फ्लोर, उसके ऊपर आपने टाइल बिछानी है, लेकिन टाइल में क्या करना है, आपने जो टाइल है इसके बैक साइड में मटेरियल डालना, जहाँ पे सीमेंट का पेस्ट लगाना है इस पे लगाना है। आप देखा वो उसके अंदर निशान होते हैं, जैसे खाली खोखले बने होते हैं, निशान क्रॉस लगा होता है, वो आपने चेक करना है। वो पूरा फिल होना चाहिए, उसके अंदर मसाला आना चाहिए, बिल्कुल पतली एक लेयर आएगी। मसाला आपने डाला, उसको ऐसे आपने स्मूथ कर दिया ऊपर से, ताकि उसके अंदर हवा ना रहे, क्योंकि टाइल जो होती है इसकी पॉजिटिव कर्वेचर होता है। बीच में से टाइल हल्की सी उठी होती है। 2 तरह की कर्वेचर होती है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। जो नेगेटिव होता है उसमें बीच में से अंदर होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। ऊपर से थोड़ी सी उठी होती है, एक लिमिट तक उठी होती है, लेकिन कोई टाइल ऐसी आती है जो थोड़ी सी हल्की ज़्यादा होती है। अब उसमें क्या है, जितना मर्जी आप हैमर लगाओगे वो खाली रहेगा। तो क्या करना है, टाइल के पीछे अपने मटेरियल पहले लगाना है, फिर आपने प्रेस करना है। तो जो खाली जगह है, जो खाली रहने वाली जगह को आपने पहले से फिल कर दिया, फिर आवाज़ नहीं आएगी। हाँ, ये आपने चेक करना है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा लगाने में, लेकिन फिर बाद में खोखली आवाज़ नहीं आएगी। टाइल के पीछे एक एरो का निशान होता है, एरो का निशान आपने देखना है। सब एरो एक डायरेक्शन में जाने चाहिए, चाहे वो वॉल के चाहे वो फ्लोर के हैं। पहले क्या करना है, आपने बॉक्स खोल के टाइल को निकाल के, अगर इसके बैक साइड में इधर की तरफ एरो का निशान है, आपने फ्रंट में पेंसिल से लगा देना एरो, एक लाइन मार देनी है ऐसे, ताकि कोई अगर चेक करने भी आए तो टाइल लगने के बाद भी वो देख सकते हैं कि एरो ठीक से लगेगा कि नहीं लगा। तो क्या करना है, टाइल लगाने से पहले फ्रंट साइड में पेंसिल से मार्क करना है एरो का निशान, ताकि आपको भी गलती ना लगे। आप क्या करते हो, इसके पीछे जब मटेरियल लगाते हो, कोई आ गया बात करने लग गए, फिर बाद में जब आप लगाने लगते हो आप भूल जाते हो एरो किस साइड था। लेकिन अगर सामने लगा रहेगा तो पीछे कितना भी माल है सामने आपको दिखेगा, ये ध्यान रखना है। शुद्ध रहती है, जबकि लोहे का हथौड़ा इस्तेमाल करने पर इनके चटकने या टूटने की संभावनाएं बनी रहती है। इसे रूल सपोर्ट कहते हैं। दीवारों पर टाइलें लगाते वक्त ये रूलर को वहीं टिकाए रखने में सहायक होता है, जहां आप टाइल स्टैंड होते हैं जो कि वॉल टाइल लगाने के काम आते हैं आपको। जब दीवार पे आप टाइल लगाते हो तो दीवार में पहले टाइल में एक सपोर्ट चाहिए होता है, जो आप फंटी लगाते हो। वही आ जाना, ये 12 के फर्स्ट पर आ रहा हूँ, 1 घंटे को भी एक सपोर्ट चाहिए होती है। वो आपके पास कोई टूल नहीं होता, आप क्या करते हो, टाइल को टुकड़ा लगाते हो, लकड़ी लगाते हो, कील लगाते हो, ईंट लगाते हो, वो सब ना लगा के आपको स्टैंड लगाना है, जिससे जितना भी वजन वॉल टाइल का उसमें पड़े वो बिल्कुल लेवल उसमें डाउन नहीं है।
हाँ क्या होता बताता है, हूँ। एक दीवार का लेवल तो रह गया ठीक है, एक दीवार का डाउन हो गया। किस में? वैसे आप ये देख रहे हो मैच कर रहे हैं दोनों लेवल। अगर उस दीवार का लेवल अगर थोड़ा डाउन हो गया तो मैच करेगा क्या? वो नहीं करेगा ना। तो ऐसे टाइल ऊपर नीचे हो जाती है, उससे बचने के लिए आपको ये स्टैंड यूज करते हैं। टिकाया जा सके और जरूरत होने पर सुधारा भी किया जा सके। तो अब अपने पुराने सपोर्ट को कहें अलविदा, जो फिक्स्ड होते थे और इनमें सुधार भी नहीं किया जा सकता। ये टाइलों को तिरछा लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाला औजार है। फ्लोर पे आप पतंग जाल में काम करते हो, डायमंड शेप जिसको बोलते हैं, उसमें आप काम करते हो, फ्लोर पे आसानी से वो काम हो सकता है। लेकिन गोल पे अगर डायमंड शेप में काम करना होता है तो उसके लिए सपोर्ट चाहिए होती है। ये एक फर्मा है जो कि पतंग चाल में आपको एक चाल बना के दे देता है, उसके बाद आप आराम से पतंग चाल में दीवार का काम कर सकते हो। इसकी मदद से दीवारों की टाइलों को आसानी से तिरछा लगाया जा सकता है और टाइलों को बार बार जांचने मापने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसे हॉल मार्कर कहते हैं। ये प्लम्बिंग का पॉइंट जहाँ आता है तो क्या होता है, प्लम्बिंग के पॉइंट को आपको ट्रेस करना होता है टाइल के ऊपर कि कहाँ पे आपने होल निकाला है, उसका नलका आता है बीच में, तो वो होल निकालता है ना उसमें जहाँ पे टाइल लगेगा। अब वो पॉइंट एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या है टाइल के ऊपर, ये ट्रांसफर करेगा उसके ऊपर। जैसे वॉल पे पॉइंट है, यहाँ तक टाइल लग गई, जहाँ पे हमने इसके राइट एंगल से मिलाया इसको, जहाँ भी प्लम्बिंग का पॉइंट आ रहा है ये आपने रखा, यहाँ से आपने इसको टाइम किया, उठा के टाइल के ऊपर रख दिया, पेंसिल से मार्क किया आपने, ड्रिल बिट से होल निकाल लिया टाइल के अंदर, और उस टाइल को उठा के यहाँ लगाओगे तो एग्जैक्ट उसी जगह पे आएगा ये पॉइंट जहाँ पर आपको चाहिए। तो इससे क्या होगा, बार बार नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेजरिंग टेप से आपका काम आसानी से हो जाएगा, टाइम आपकी बचेगा। इस औजार की मदद से झटपट और सही सही ये हिसाब लगा पाते हैं कि सिरामिक टाइल में गोल और चौकोर छेद कहाँ बनाया जाए। इसके लिए ना तो आपको माप लेने की जरूरत होती है और ना ही ट्रेसिंग की, और काम में गलती भी नहीं होती। आपको बस ये करना होता है कि जिस जगह पर टाइल लगानी होती है वहां फर्मा लगाएं और फिर इसे उस सिरामिक टाइल पर रखें जिसे काटना है। इस तरह आपको छेद बनाने की सही स्थिति पता चलेगी। इसे काउंटर गेज कहते हैं। इस औजार की मदद से कठिन चौखट का डिजाइन इससे आसानी से आप ले सकते हो। जो चौखट की जो शेप है, इसको जो चौखट पे आप प्रेस करोगे तो वो शेप इसके अंदर आ जाएगी। टाइल पे आप रखोगे, मार्किंग करोगे, वहाँ पे कटिंग कर दोगे अपने बिजली वाले कटर। मुश्किल माप को सिरामिक टाइल पर ट्रांसफर किया जाता है। सीधी रेखा खींचनी हो या घुमाव। देखो ये शेप जो चौखट की है ना, इसके अंदर आ गई, टाइल के ऊपर रखा, पेंसिल से मार्क कर दिया, फिर आपने इसको बिजली वाले कटर से काट लोगे तो जितनी चौखट का साइज है, जो शेप है, वो एग्जैक्ट शेप टाइल के अंदर कट जाएगी। ना वो छोटा कटेगा ना बड़ा कटेगा, एग्जैक्ट उतना ही कटेगा जितना आपकी फिटिंग है। प्रायः इस प्रकार की पैमाइश के वक्त काफी मुश्किल होती है, लेकिन इस काउंटर गेज को ऐसी सतहों पर दबाने भर से ही सारी माप सही सही मिल जाती है ताकि आप आसानी से कटाई कर सकें। ये ड्राइंग स्केपर है। इसमें एर्गोनॉमिक हैंडल लगा। इसका यूज कहाँ पर होता है, जब आप ग्राउटिंग का काम करते हो। ग्राउटिंग के काम करने से पहले क्या होता है, जो स्पेसर देके आप टाइल लगा रहे हो, उस स्पेस को क्लीन करना पड़ता है। क्यों क्लीन करना पड़ता है उसको? अगर क्लीन नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा? ग्राउटिंग निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी? क्योंकि उसके अंदर जो डस्ट पहले से जमा है, क्योंकि जो आप टाइल लगा के चले गए, उसके बाद उसमें पीओपी का काम हुआ, पेंट का काम हुआ, लकड़ी का काम हुआ, तो उसमें बुरादा डस्ट सब उसमें भरी होगी। जब आप ग्राउटिंग करने आओगे वो सब आपको भरा हुआ मिलेगा। अगर ढक के रखा है तो ठीक है, नहीं तो भरा हुआ होगा। फिर उसको निकालने के लिए आपके पास कोई अगर टूल नहीं, उसको क्लीन नहीं कर सकते हो। पत्ती से अगर क्लीन करना चाहोगे वो क्लीन नहीं होगा। नीचे पीओपी जमा रह जाएगा, और पीओपी पे आपको पता है सीमेंट आप जब डालोगे, सीमेंट ग्राउट अगर उसमें होगा, उस टाइम के बाद वो क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, तो बाहर निकल जाएगा। 6 महीने बाद, साल बाद वो ग्राउटिंग मटेरियल बाहर निकल जाएगा, नहीं तो उसके अंदर कट के निशान आ जाएंगे, क्योंकि नीचे वो सेट नहीं हो पाएगा। और अगर इससे आप क्लीन करते हो तो जितनी टाइल की थिकनेस है उतनी थिकनेस मिलेगी आपको फिलिंग करने के लिए। वो ग्राउटिंग मटेरियल जब इतनी थिकनेस तक आ जाएगा ना, उसमें कोई फिर उसमें वो कटिंग के निशान आएंगे कुछ ना, वो निकलेगा। नहीं तो क्या बनेगा, कपड़ी बन के बाहर आ जाएगा। क्योंकि पीओपी से पकड़ छोड़ देगा, लकड़ी से पकड़ छोड़ देगा, पेंट से पकड़ छोड़ देगा, वो निकल जाएगा। लेकिन चौड़ी इलेक्ट्रोप्लेटेड प्लेट भी है 15-20 मिनट जो वेट कर खरोच लीजिए सर आदि आप। के बचाव में कारगर है।
इसकी मदद से टायरों के जॉइंट पर सीमेंट मसालों को कारगर तरीके से हटाया जाता है और इसकी चौड़ाई को जरूरत के हिसाब से घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। ये मैनुअल टाइल कटर है, इसे पेशेवरों की जरूरत मैनुअल कटर है। इसमें क्या है, अगर आप टाइल का काम कर रहे हो, कटिंग करनी है, स्ट्रेट कटिंग जहाँ पे काटनी है आपको वहाँ पे मैनुअल टाइल कटर यूज होगा। और जहाँ स्कर्टिंग आप काट रहे हो, स्कर्टिंग के 100 पीस अगर निकालने हैं तो 100 के 100 सेम साइज के आने चाहिए। नहीं तो क्या होता है, आपको स्कर्टिंग लगाने के बाद पूरा ग्राइंडर चलाना पड़ता है सबको। तो ग्राइंडर जब चलता है तो क्या होता है, चिपिंग आ जाती है उसमें। तो एग्जैक्ट सेम साइज कैसे निकलेंगे, जब आप एक डायमेंशन सेट कर दोगे और इसमें काटोगे। 4 इंच की काटनी है 4 की, 6 इंच की काटनी है 6 इंच की, इसमें आपकी कटेगी। मान लो कितने 100 mm की लग रही है स्कर्टिंग है, तो 100 mm पे आपने एक बार बनवा सेट कर दिया, 75 के लग रहा है, 75 आपने सेट कर दिया, उसमें 1000 पीस काटोगे 75 के कटेंगे। आपको बार बार उसमें ग्राइंडर चलाना नहीं पड़ेगा। ये तो इस्तेमाल करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये तो इस्तेमाल करते हैं। 2 फीट की है हमारे साथ है, 2 फीट है, ठीक है। बड़ी वाली निकालो है, स्कर्टिंग आप इसीलिए काटो क्योंकि दूसरी बिजली वाला कटर से क्या होता है, हमेशा छोटी बड़ी कटती है। और छोटी बड़ी जब वो कटेगी, छोटी बड़ी जब वो कटेगी तो क्या होगा, बाद में ग्राइंडर चलाना पड़ेगा, फिर चिपिंग लगेगी, तो बेकार लगेगी। तो तुम करवा देंगे, गलत कटिंग आ रही है, मंगवा लें मत मंगवा, तो स्कर्टिंग मत मंगवा। ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मैनुअल कटर में मल्टी पॉइंट और सिंगल पॉइंट ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है जो काफी मजबूत होता है और किसी भी तरह की टाइल को काटने और उसकी फिनिशिंग के लिए इसमें एकदम स्टिल माप प्रणाली भी होती है। मैनुअल टाइल कटर्स में बेहतर क्रोम स्टील गाइड होते हैं और डबल गाइड सिस्टम्स सीधे देखने के लिए होते हैं। साथ ही इसमें स्कोरिंग व्हील्स भी होते हैं जिन्हें काम के हिसाब से ढाला जा सकता है और इनकी अदला बदली भी की जा सकती है। ये नॉच ट्रॉवल कहलाता है। टाइल लगाने के काम में अलग अलग आकार के नॉच ट्रॉवल की जरूरत होता है। नॉर्मली यूज होता है जहाँ एडहेसिव लगता है। एडहेसिव में जब आप टाइल लगाते हो तो इससे आपको बनाना पड़ता है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल निकल जाए, जितनी थिकनेस एडहेसिव की चाहिए उतनी आपको मिलेगी, वेस्टेज नहीं होगी। सही प्रकार के नॉच ट्रॉवल का चयन करने से एडेसिव या सीमेंट मसाले की कम आवश्यकता होती है और काम भी एकदम पुख्ता होता है। स्टील से निर्मित ट्रॉवल खरोंच आदि से बचाव करने में सक्षम है। ये रबर ट्रॉवल है। रबर ट्रॉवल कई तरह के, जहाँ आप सीमेंट ग्राउट का काम करते हो वहाँ पे आपको रबर ट्रॉवल लगता है, ठीक है ना। अगर अपोक्सी ग्राउटिंग है तो अपोक्सी ग्राउटिंग में अंदर एक पत्ती आती है, उसी से ग्राउटिंग हो जाती है। लेकिन अगर सीमेंट बेस्ड ग्राउट आप यूज़ कर रहे हो तो इसको यूज़ करना है रबर का ही। इसका क्या फ़ायदा होगा, ये पुश करेगा मटेरियल को अंदर तक जाने के लिए, पूरी थिकनेस तक मटेरियल इसके अंदर जाएगा। अभी क्या होता है, अगर आप पक्की लोहे वाली यूज़ करते हो उससे क्या होता है, दबाव नहीं पड़ता ग्राउट के ऊपर, वो अंदर तक नहीं जाता, ऊपर भरा रहता है, बाद में पकड़ी बन के निकल जाता है। तो जब भी सीमेंट बेस्ड ग्राउट करना है आपने इस तरीके का ट्रॉवल यूज़ करना है, जो कि ऐसे रबर का और इसे ग्राउटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रबर ट्रॉवल की सॉफ्ट बॉडी 3 मिलीमीटर या और छोटा आकार के जॉइंट के लिहाज से उपयुक्त होती है और इससे बेहतरीन फिनिश मिलती है। सॉलिड रबर ट्रॉवल चौड़े जॉइंट के लिहाज से उपयुक्त है क्योंकि इसमें जॉइंट को पूरा करना आसान होता है और फिनिश भी अच्छी आती है। ये स्पंज टूल के साथ प्लास्टिक ट्रॉवल है। इसका इस्तेमाल वॉल टाइल का या फ्लोर टाइल का जो आप काम कर रहे हो तो उसमें क्लीनिंग के लिए आपको स्पंज यूज़ करना है, धोती यूज़ नहीं करनी है। उससे क्या होता है, फिनिशिंग में या बाकी ग्राउटिंग के काम में आपको स्पंज यूज़ करना है। उससे अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है राइट, और कोई डस्ट वस्ट का छूटने का चांस नहीं रहता। को साफ करने के लिए किया जाता है। ये स्क्वायर है, इस पर माप दर्ज है और इस मजबूत स्क्वायर का इस्तेमाल किनारों पर सही राइट एंगल की माप करने और इस तरह टाइलों को सही तरीके से लगाने के लिए किया जाता है।